अब है आपका सुरक्षा दुनिया में बाहरी सुरक्षा के पारंपरिक विचार। किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो सैन्य खतरों से है। इस खतरे की जड़ दूसरे देश हैं जो सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर संप्रभुता और स्वतंत्रता के मूल्य खतरों को खतरे में डालते हैं। युद्ध के खतरे के जवाब में सरकार के पास 3 विकल्प हैं। ये विकल्प आत्मसमर्पण करने के लिए है, दूसरे पक्ष को हमले से बचाने के लिए और युद्ध के दौरान खुद की रक्षा करने के लिए, और पारंपरिक सुरक्षा के 4 घटकों यानी रक्षा और शक्ति और गठबंधन निर्माण करना होता है। युद्ध का मतलब युद्ध की रोकथाम, यानी कि युद्ध अगर आप कोई भी कंट्री कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो मुल्क है दूसरा उसको हम नुकसान पहुंचाए। उस युद्ध को रोकने के लिए किया जाता है। रक्षा का अर्थ है युद्ध को सीमित करना या समाप्त करना। शक्ति संतुलन का मतलब है कि बड़े और छोटे देशों के बीच संतुलन होना चाहिए, और गठबंधन निर्माण का मतलब है राज्यों का गठबंधन। शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक अच्छा हिस्सा सैन्य शक्ति का निर्माण करना है, जो सैन्य हमलों के खिलाफ बचाव के लिए अपने कार्यों का समन्वय करता है। सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार किस देश की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक खतरे इसकी सीमाओं के बाहर से आते हैं, यानी कि जो सैन्य खतरा है बाहरी देशों से ही है। तो सबसे ज़्यादा जो पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार जो सुरक्षा को खतरा होता है वो हमेशा बाहरी देशों से ही होता है। एक देश के भीतर हिंसा का खतरा एक स्वीकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि अगर देश के अंदर कोई हिंसा हो रही है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होना होगा। यानी कि विश्व राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंट्री उसकी सुरक्षा के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं होगा वहाँ पे। एक देश के भीतर हिंसा। अब हम देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के पारंपरिक विचार क्या हैं। अभी तक किसके बारे में हमने पढ़ा था? सुरक्षा के जो बाहरी आयाम होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि आंतरिक सुरक्षा के जो पारंपरिक विचार हैं वो कैसे। पारंपरिक सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा के साथ ही चिंता करनी चाहिए, जिसे विभिन्न कारणों से इतना महत्व नहीं दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी पर शक्तिशाली देशों के लिए आंतरिक सुरक्षा कमोवेश अस्वस्थ थी। अधिकांश यूरोपीय देशों को उन सीमाओं के भीतर रहने वाले समूहों या समुदायों से गंभीर खतरों का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए इन देशों ने बाहरी सुरक्षा को महत्व दिया। यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ कि जो उनका इंटरनल इशू है उनको मतलब एक दूसरे से समुदाय को खतरा हो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ बाहरी सुरक्षा को महत्व दिया। बाहरी सुरक्षा के लिए मुख्य चिंता शीत युद्ध का युग था। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से हमलों से डरती थीं। जो उपनिवेश स्वतंत्र हुए वे शीत युद्ध के गर्म युद्ध में परिवर्तित होने के डर से थे। न स्वतंत्र अफ्रीकी और एशियाई देश पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष की संभावना के बारे में अधिक चिंतित थे। वे अलगाववादी आंदोलनों से आंतरिक खतरे के बारे में भी चिंतित थे, जो स्वतंत्र देश बनना चाहते थे। यानी कि जो उस वक्त जो राष्ट्र आज़ाद हो रहे थे वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो इंटरनली इशू भी बहुत ज़्यादा था कि कुछ जो गुट थे, कुछ लोग थे वहाँ के जो अलगाववादी आंदोलन वगैरह चलाते थे, वो अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। फिर क्या होता है, पारंपरिक सुरक्षा और सहयोग क्या, ये देखते हैं हम। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि युद्ध सही कारणों से हो सकता है, मुख्य रूप से आत्मरक्षा या अन्य लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए। सुरक्षा के पारंपरिक विचार भी निरस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और विश्वास निर्माण जैसे सहयोग के अन्य रूपों को महत्व देते हैं। निरस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों को कुछ प्रकार के हथियारों का त्यागने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कुछ हथियार बन गए हैं निरस्त्रीकरण के लिए, मतलब निरस्त्रीकरण की ये चीज़ ज़रूरी है कि जिन राज्यों ने ये हथियार बना लिए उनको त्याग देना चाहिए। हथियार नियंत्रण हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने कई अन्य हथियार नियंत्रण संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं। यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या है, कोई भी राष्ट्र है जिससे उसको डर हो उसके साथ एक मतलब नॉर्मल एक बातचीत का माहौल बनाया जाए, और जो टेक्नोलॉजी है, जो जानकारी है, उसको भी आपस में शेयर की जाए। बल सुरक्षा के लिए सिद्धांत के लिए खतरा है,
और पारंपरिक सुरक्षा में सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का अर्थ है। गैर पारंपरिक धारणाएं क्या होती हैं? सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा सैन्य खतरों से परे जाती है। यानी कि जो पारंपरिक धारणा थी वो कैसी थी? सैन्य सुरक्षा से थी, मतलब सैन्य सुरक्षा के लिए थी, और ज़्यादा का क्या होता था कि वो बाहरी देशों से थी। अब जो गैर पारंपरिक धारणा वो कैसी है? पारंपरिक धारणा सैन्य खतरों से परे जाती है, जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों और खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उसमें क्या होता था कि एक कंट्री के केंद्रीय मूल्यों को लिया जाता है, यहाँ पे एक व्यक्ति के मूल्य को लिया जाएगा। सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा गया है। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है कि राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा के समर्थकों ने व्यक्तियों को हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होनी चाहिए। यानी कि ये जो बीमारी होती है, खतरा होता है, ये सभी चीज़ें क्या है? एक तरह से खतरा है, मतलब ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। अब धमकी के नए स्रोत, ये क्या है? पढ़ते हैं इसको एक बार। खतरे के कुछ नए स्रोत सामने आए हैं जिनके बारे में दुनिया काफ़ी हद तक चिंतित है। इनमें आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, पलायन और स्वास्थ्य महामारी शामिल है। यानी कि ये नए सुरक्षा के आयाम हम देखने को मिलते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से भी आज़ादी होनी चाहिए। जैसे आतंकवाद है, मानवाधिकारों का हनन देखते हैं हम, कई कंट्रीज़ में होता है। वैश्विक गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पलायन की समस्या, मतलब लोग यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। और स्वास्थ्य महामारी, इसमें मतलब जो आजकल बीमारियाँ चल रही हैं उस वजह से भी तो ये एक नई चीज़ हम देखने को मिलते हैं। आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बनाता है। यानी कि आतंकवाद क्या है? कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हिंसा है उसको दिखाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं किसी भी कंट्री के, वो बेमतलब इसका शिकार होते हैं। मानवाधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला राजनीतिक अधिकार है, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, और तीसरा प्रकार उपनिवेशित लोगों का अधिकार है। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा है वैश्विक गरीबी है। अमीर राज्य अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब राज्य गरीब हो रहे हैं। दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन किया है। यानी कि क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो मोस्टली जो रिच कंट्रीज़ है वो आती हैं, और दक्षिण में है जो रिच कंट्रियाँ हैं ज़्यादा, वो आती हैं। तो एक पलायन की समस्या है कि लोग दक्षिण से पूर्व की उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। अब क्या है, स्वास्थ्य महामारी जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम प्रवासन के माध्यम से देशों में भी बढ़ रहे हैं। यानी कि क्या है, कई की जो बीमारी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम तो सिर्फ इंडिया में ही है, और भी कंट्रीज़ में होती हैं। जैसे अभी भी हमारा कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, वो भी मतलब एक ही कंट्री में सीमित नहीं है, वो सभी कंट्रीज़ में है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं है। हम सब कुछ शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जिसका सॉल्यूशन कोई एक कंट्री मिलकर मतलब नहीं निकाल सकती अकेले, हम उसको क्या है एकदम वैश्विक स्तर पे ही रखेंगे। अब क्या है, सुरक्षा समस्या के रूप में अर्हता प्रदान प्राप्त करने के लिए एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मानदंड साझा करना चाहिए। सहकारी सुरक्षा, सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद ली जा सकती है, लेकिन गरीबी, पलायन आदि मुद्दों से निपटने में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि जो कुछ मैटर्स हैं उनके लिए क्या है, हमें सहयोग की आवश्यकता है एक दूसरे की। ऐसी रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक हो सकते हैं। सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सहकारी सुरक्षा भी अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटने के लिए बल के उपयोग को मंजूरी देनी पड़ सकती है।